नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रिप्ट ओवरफ्लो चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कोड लेवल पर कि इंस्टामोजो और बुकली का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे ये पूरा का पूरा जो हमारा आर्किटेक्चर है कैसे काम कर रहा है। और हमने रियल लाइफ सिनेरियो देखा कि कैसे स्टेज वाइज स्टेजेस ये अपना ये जो बॉट्स हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। अब इस वीडियो पे हम देखेंगे कि वो सारे जो बॉट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं कोड लेवल पर। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो हमने बात की थी हमारे जो आर्किटेक्चर है, ये जो अपना पूरा फ्लो है, इसमें बेसिकली आपको तीन ही बॉट है जो कि आपका पूरा का पूरा ये जो जर्नी है वो हैंडल करते हैं। तो इसमें आपका पहला है कस्टमर कस्टमर बॉट है। ठीक है, तो ये कस्टमर बॉट जो है ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ कोड। सो बेसिकली इस कस्टमर बॉट के अंदर में आपका पे प्रीव्यू, स्टेप बेसिक, स्टेप एक्टिविटी टाइम, स्टेप डिटेल्स, डेस्क इनिशिएट, मोबाइल इनिशिएट, ये है मेन इसके फंक्शंस। और जो सी एस एस है ये मैंने जे क्वेरी लेवल पर मैंने उसके डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। ये सिर्फ उसके व्यू को अच्छा करने के लिए यूज़ में आई है। तो ये जो फंक्शन है, जब मैं जो 325 से लेकर 336 लाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इस वाले ब्लॉक पे यूज़र सिस्टम क्या देख रहा है, आपका डिवाइस कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि जब आपके डिवाइस की जो मैक्स विड्थ है वो अगर 700 पिक्सल है तो या उसके बराबर है तो आपका मोबाइल इनिशिएट फंक्शन कॉल होगा। और उसके अलावा आपका डेस्क इनिशिएट फंक्शन कॉल होगा। तो ये जो मोबाइल इनिशिएट डेस्क इनिशिएट फंक्शंस है, ये क्या करेंगे कि ये सिर्फ ये सिर्फ क्या है कि आपका जो जैसे कि कोई भी फॉर्म होता है, कोई भी आपका डिव है या फॉर्म है या कुछ भी एलिमेंट है, तो मोबाइल के साइज के हिसाब से वो एडजस्ट होना चाहिए, डेस्कटॉप के साइज के हिसाब से वो एडजस्ट होना चाहिए। इसीलिए हमने अलग अलग मेथड बना के रखे हैं। बाकी प्रोसेस सेम वही करेगा ये। तो हमने यहाँ पे एक विंडो डॉट मैच मीडिया यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं मैचेस में जो ट्रू है। तो ये पार्ट है, ये मोबाइल के लिए है और एल्स पार्ट है डेस्कटॉप के लिए। तो मोबाइल वाले में आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे 90% जो यूज़र होते हैं मोबाइल से आते हैं। तो मोबाइल पे किया तो इस वाले फंक्शन को कॉल किया, मोबाइल इनिशिएट। अब हम इस फंक्शंस में देखते हैं इस फंक्शन के अंदर में क्या क्या है। ठीक है, अब हमने एक ये लगा रखा है बुकली वेट, एक सेट इंटरवल, एक फंक्शन है हमारा, उसका एक वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू ले ली बुकली वेट में। सेट इंटरवल क्या कर रहा है, ये आपका मतलब कुछ मिली सेकेंड्स पे ये हमेशा वो चेक करता रहता है कि आपका बुकली फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको अभी हमने बहुत ही कम रखा है, इसको इट शुड बी 1000, तो 1000 इसको 1 सेकेंड का ये। तो अभी क्या है, ये 1 सेकेंड तक, हर 1 सेकेंड पे वो आपका चेक करता रहेगा। और क्या चेक करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या चेक करेगा। तो बुकली वेट में क्या होगा कि अब आप यहाँ पे होम पेज पे जाइए। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आए और मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेटिंग का जो अभी आपका ये GIF आया था लोडिंग वाला, वो कुछ सब सेकंड्स के लिए था।
अभी आप चेक देखिए वापस से, ये लोडिंग का जो जीआईएफ था कुछ सेकंड्स के लिए था। तो ये वेट कर रहा है एक्चुअली में नेक्स्ट बटन का। तो ये क्या है, बुकली वेट जो है वो बॉट है, वो सब बॉट आप उसको बोल सकते हैं कि वो वेट कर रहा है नेक्स्ट बटन के विजिबल होने का। जब तक ये विजिबल ना हो तब तक मैं वेट करूं, और जैसे ही ये विजिबल हो जाए, जैसे ही ये विजिबल हो जाए, इफ बुकली मोबाइल स्टेप इज विजिबल, देन एक मैसेज कंसोल में फायर होगा, बुकली नेक्स्ट स्टेप फायर्ड। वो सिर्फ अपने जानने के लिए है, इसको यूजर को कोई नहीं दिखेगा, आपके विजिटर को नहीं दिखने वाला, ये सिर्फ अपने जानने के लिए है। ठीक है, इसको मैंने जानने के लिए। अब क्या होगा, अब जैसे ये फायर हुआ तो इसकी इस इसका जो क्लिक इवेंट है वो बाइंड हो जाएगा इससे। हाँ, तो क्लिक इवेंट बाइंड होगा, और उस क्लिक इवेंट में हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए, वो स्टेप्स बाइंड हो जाएंगे इससे, इसी क्लिक इवेंट पर। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या लिखा है, एक्टिव स्टेटस। तो ये जो एक्टिव है, क्या ये जो अपना ये डिव क्लास, अब ये देखिए कि ये एक्टिव क्लास कहाँ पर है, इसको चेक करते हैं कि कौन सा बटन है अपना, ये भी चेक करते हैं। ये एलिमेंट्स पे कैसे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर, और यहाँ पे एक्टिव लिख देते हैं। ये देखिए, तो हम ये जो एक्टिव क्लास है, ये डिनोट कर रहा है ये कौन सा स्टेप है, ये एडवेंचर का स्टेप है या टाइम का स्टेप है या डिटेल का। क्योंकि आपका जो बुकली का एनवायरनमेंट होता है वो एक ही पेज पर वो चारों पांचों स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, एक ही पेज है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है कि ये जानने के लिए कि अभी इस समय यूजर कौन से स्टेप्स पे है। तो हमने क्या किया, ये एक्टिव स्टेटस, तो उसका जो लेंथ है, अगर वो लेंथ मतलब ये पूरा पूरा क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टेप्स, तो अगर उसका लेंथ उसकी जो लेंथ है अगर वो दिख रहा है तो उसे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, जीरो तो नहीं रहेगी, चाहे वन है चाहे टू, कुछ तो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसकी लेंथ गई। अब अगर ये जीरो है तो एडवेंचर आ जाएगा, वन है तो टाइम हो जाएगा, अगर थ्री है डिटेल्स, टू है तो डिटेल्स आ जाएगा, एज सो ऑन। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त कि कस्टमर के कौन सी स्टेप पे है इस वक्त। तो यहाँ पे देखिएगा तो स्टेज की वैल्यू हमको मिल गई है। अगर ये जीरो रहेगा तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितने अभी एक्टिव बटन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये टाइप करूँ डॉट एक्टिव, तो यहाँ पे आपको ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे एक बात दिखा रहा है कि एक एक्टिव है। अब एक एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये सिर्फ इसी अभी सिर्फ इसी को ही ये क्लास एक्टिव, बाकी सब इनएक्टिव है, इसलिए वो एक दिखा रहा है कि एक ही डिव है। ओके, नाउ तो अब यहाँ पे ये हमको पता चला कि ये कौन सा एक्टिव स्टेटस, कुछ तो ये एक्टिव होगा तो ये आ जाएगा वन। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है कि ये जो स्टेज वैल्यू है तो आपको कहा क्या मिलेगा इसमें कि कौन सा स्टेज है, तो दिखा दिया एडवेंचर। ये बोल क्या रहा है कि सारे जो एक्टिव हैं क्लासेस के, उसमें से जो भी एक्टिव से वन है तो वन माइनस वन करेंगे जीरो, और जो जीरो है ये होगा एडवेंचर, और उसी का टेक्स्ट हमको लेना है। तो हमको यहाँ से स्टेज का वैल्यू मिलेगी, कस्टमर कौन से स्टेज पर है। ठीक है, अगर इफ स्टेज इज इक्वल टू डिटेल्स, डिटेल्स तो नहीं है इस वाले सिचुएशन पे, लेकिन हमारा ये जो है दूसरा वाला कंडीशन वो फायर वो मीट हो गया, क्योंकि स्टेज इक्वल टू एडवेंचर हमको मिल गया है, तो कस्टमर इस वक्त एडवेंचर स्टेज पर है, इसलिए हमारा ये कंडीशन फायर हुआ स्टेप बेसिक वाला। तो हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, अगर कस्टमर एडवेंचर वाले स्टेज पर है तो उसकी बेसिक डिटेल का जो सब बॉट है वो फायर होगा, या
स्टेप बेसिक का जो फंक्शन है वो फायर होगा। तो हमारा स्टेप बेसिक फंक्शन कहाँ गया, कहाँ पे लिखा है हमने, हमने लिखा है ये स्टेप बेसिक, ये जो फंक्शन है। तो हमारा ये फंक्शन ये हुआ। हाँ, अब क्या है कि इस केस पे एक्टिविटी, एनओपी, डेट, ये हमारा बेसिक चीज़ें हम ले रहे हैं कस्टमर से। ठीक है, तो हमने जो भी कस्टमर यहाँ पे डालेगा एक्टिविटी, पर्सन और एनओपी, वो ले लेंगे। उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा पहले दूसरे लाइन पे ये कस्टमर ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, अब ये कस्टमर ऑब्जेक्ट में हमने ये सारे एक उसके ये की डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम एक्टिविटी है, और उसमें हम एक्टिविटी की वैल्यू डाल दी है। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो ये हो क्या रहा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर में एक्टिविटी की डिफाइन की, उसमें एक्टिविटी की वैल्यू डाल दिया, एनओपी की डिफाइन की, एनओपी की वैल्यू डाल दिया, और डेट डेट की डिफाइन की और उसमें डेट की वैल्यू डाल दिया। बस, और कुछ इसमें नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा कस्टमर का ऑब्जेक्ट। ठीक, कस्टमर का ऑब्जेक्ट भी आप चेक करेंगे, देखिए आपको सारे ऐसा डेटा मिल गया। तो बेसिकली आप इस सेशन में आप इसी तरह से सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स कस्टमर ऑब्जेक्ट में ऐड करते जा रहे हैं। अभी तक इसमें आपको टाइम आपने ऐड किया है, एक्टिविटी का नाम ऐड किया है, नंबर ऑफ पर्सन ऐड किया है, डेट ऐड किया है। वैसे वैसे जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाएंगे, उस स्टेप्स के अंदर में जो जो इन फील्ड्स हैं, जो डेटा इनपुट आप करा रहे हैं कस्टमर से, वो की वैल्यू के पेयर में इस कस्टमर ऑब्जेक्ट में ऐड होते चले जाएंगे। अब ये देखिए, अब फिर क्या होगा, वेटिंग नेक्स्ट बटन। वेटिंग नेक्स्ट बटन क्या है कि क्या ये जो बटन है क्या विजिबल है कि नहीं विजिबल है। विजिबल अगर है तो स्टेप एक्टिविटी टाइम, तो ये वाला क्या है, आपका स्टेप एक्टिविटी टाइम पे इनिशिएट हो जाएगा। आपका स्टेप एक्टिविटी टाइम क्या है, ये रहा। स्टेप एक्टिविटी टाइम क्या बोल रहा है कि आपका जो नेक्स्ट बटन है, ये जो है, इसके ऊपर वो जो क्लिक इवेंट है वो बाइंड हो जाएगा, ये वाला बुकली नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपका ये जो है इस पे जैसे आपने नेक्स्ट किया बुकली टाइम मेन, तो अब बुकली टाइम मेन कहाँ पे है, ये चेक करते हैं। इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं है अपने को। तो यहाँ पे वो बस रन होकर चला जाएगा, बट उसको कुछ होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में लेकिन अब इफ कंडीशन पे यहाँ पे पहुंचा। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि मॉडल कंटेंट हमारा विजिबल है कि नहीं। मॉडल कंटेंट क्या है यहाँ पे, ये भी चेक कर लेते हैं। मॉडल कंटेंट फॉल्स है, तो हमारा इफ कंडीशन रन नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारा इफ कंडीशन रन नहीं होगा। और हमारा, एक मिनट, तो हमको क्या है कि हमारा ये मॉडल कंटेंट नहीं होगा। ये- तो हमारा वेटिंग नेक्स्ट बटन अभी अभी आ, वो अभी ये जो नेक्स्ट वेटिंग नेक्स्ट बटन है वो चलता रहेगा जब तक क्या नाम है इसका जो मॉडल कंटेंट है वो विजिबल नहीं हो रहा था। अब चूंकि हमारा यहाँ पे विजिबल ये जो नेक्स्ट बटन विजिबल है, क्योंकि अब हम इसको क्लिक कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि ये वेट करा रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेज पहुंच रहे हैं कि देखिए वेटिंग फॉर डिटेल नेक्स्ट बटन। तो वेटिंग फॉर डिटेल नेक्स्ट बटन पे जब क्लिक किया तो हमारा ये बुकली मॉडल कंटेंट है वो अभी
यहाँ से चेक करते हैं एक्टिविटी टाइम के लिए। अब एक्टिविटी टाइम पे हम यहाँ पहुँच गए। अब हमने यहाँ पे टाइम चेक किया। इसमें बुकलेट टाइम मेन है, तो हम जो इसको चेक किए तो हमको दिखा रहा है कि देयर आर टू बुकलेट टाइम मेन, मतलब कि यहाँ पर है। तो अब इसको क्लिक इवेंट लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं टाइम फंक्शन है, अब ये रेडी है आपका डेट के साथ टाइम लेने के लिए। और ये धीरे धीरे आपका ये जो फंक्शन है वो उस पर ऐड करता रहेगा। देखिए कस्टमर ऑब्जेक्ट हमने जो पहले ऊपर लिया था उसमें ये टाइम की के साथ में टाइम की वैल्यू भी ऐड कर लिया है। जैसे ही किसके ऊपर पे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारा टाइम ले लेगा। ये दो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देर आर टू टाइम्स, इसलिए ये दो दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्न आने में थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा कोड कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि जो आपका जो डोमेन, ये जो आपका ये डोम है, डोम रेंडर होने में टाइम लग रहा है। एक एक क्लिक्स पे वो प्रोसेस बैकग्राउंड में कुछ चीज़ प्रोसेस होती है, उसके कारण से जो नेक्स्ट डोम एलिमेंट है वो विजिबल नहीं रहता है, और नहीं होना भी चाहिए। अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जब तक वो प्रोसेस नहीं हो तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता नहीं है। इसीलिए हमको हर जगह पे सेट इंटरवल लगाना पड़ रहा है। जब तक वो विजिबल ना हो तब तक आपका भी ये बॉट नेक्स्ट स्टेप पे ना जाए, वो भी वेट मोड पे रहे, जैसे कि आपका फ्रंट एंड प्रोसेस वेट मोड पे है। ओके, तो हमारा जो एक्टिविटी टाइम हमने देख लिया उसमें भी हमने डाल दिया, आपका ये वाला भी हो गया एक्टिविटी। तो नाउ आपका जो कस्टमर ऑब्जेक्ट टाइम है, अभी आप इसमें चेक करिए कि आपको कस्टमर ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो मिल गया है आपको। तो आपको कस्टमर में मिल जाएगा, कस्टमर ऑब्जेक्ट में ये आपको डेट तक मिला है। ठीक है, यहाँ आपको टाइम ही मिल जाएगा। बैक जाएंगे तो से आपने ये ले लिया। यहाँ पे आते हैं कस्टमर ऑब्जेक्ट, देखिए आपको यहाँ पे कस्टमर ऑब्जेक्ट में माउंटेन जिप लाइन मिल गया, नंबर ऑफ पर्सन मिल गया, डेडी मिल गया, टाइम मिल गया। अब हम डिटेल्स पे जाएंगे। तो अब जब हम डिटेल्स पे जब उस पर क्लिक किया बंदे ने, वो कस्टमर ने, तो कस्टमर जैसे किया तो डिटेल्स पे गया। अब डिटेल्स में उसको क्या क्या मिलेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर नेम। तो हम सेम जो भी कस्टमर फिलअप कर रहा है और इनपुट फील्ड में, उसको सेव हम कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेव कर लेंगे। तो ये स्टेप डिटेल्स सब यही कह रहा है, जो जो कस्टमर आपका फील्ड में कर रहा है, फील्ड जो भी इनपुट फील्ड है उसमें जो भी वैल्यू डाल रहा है कस्टमर ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में, उसको सेव करते जाओ। तो मैंने यहाँ पे, इससे मेरा पर फ्री फील्ड है, मैंने एग्री पे बटन दबा दिया और मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। और यहाँ पे मैंने जैसे नेक्स्ट क्लिक किया तो मैं फिर से अपना देखता हूँ कस्टमर ऑब्जेक्ट का क्या वैल्यू है। अभी देखिए मेरे को मेरा कस्टमर का फर्स्ट नेम भी आ गया, फ़ोन नंबर भी आ गया, ईमेल भी आ गया, प्राइस। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कस्टमर ऑब्जेक्ट है उसमें सारे वैल्यू अपेंड हो गए डिटेल्स डिटेल्स के साथ में। और साथ में अपना जो एक्टिविटी है, डेट है, नंबर ऑफ पर्सन, वो भी। तो मतलब अब जो मेरा कस्टमर ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा डेटा के साथ रेडी है आगे के प्रोसेस के लिए। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी अपना डाल देता हूँ।
बाहर ओटीपी आ ही गया होगा, बुक लिखते हो। ये देखिए मेरे को ओटीपी आ गया, और मैं यहाँ पे ओटीपी भी डाल दिया। ठीक। अब ये जो मेरा फॉर्म आया, यहाँ अब कस्टमर ऑब्जेक्ट का काम खत्म है। यहाँ मैं इसको पूरा तरह से नहीं बोल सकता कस्टमर ऑब्जेक्ट का काम खत्म है, बट यहाँ पे एक और दूसरा बॉट पिक्चर में आ चुका है, जो कि है पेमेंट प्रीव्यू बॉट, जिसके हम बारे में यहाँ बात किए थे। जो अपना प्रीव्यू होगा, प्रॉम्प्ट प्रीव्यू। तो अब एक ये हमारा है पेमेंट प्रीव्यू नहीं, पेमेंट वेट बॉट है। तो पेमेंट वेट बॉट इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है। और ये जो पेमेंट प्रीव्यू है, इसमें एक और फंक्शन देखिए लिखा है यहाँ पे। ये है आपका दूसरा, पेमेंट कहाँ से प्रीव्यू हुआ, ये देखिए पे प्रीव्यू। पे प्रीव्यू आपका इनिशियलाइज हो गया। तो पे प्रीव्यू बेसिकली क्या है, ये एक मॉडल बना देता है, मॉडल बॉक्स बना देता है विथ क्लोज के साथ में। बाकी इसकी वैल्यू कहाँ से आई, इसकी वैल्यू के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है। आपको आया, इसकी वैल्यू आ गई आपको ये कस्टमर वेट बॉट में आ गया। ये देखिए, तो आपको ये जो वैल्यू आ रही है, ये आपको मिल रहा है, ये फंक्शन से पे प्रीव्यू वाले जो फंक्शंस है, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल रही है। तो पे प्रीव्यू बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपको पहला तो ये मॉडल बॉक्स बना दिया। उसके बाद में क्या किया, जो आपने कस्टमर ऑब्जेक्ट में जो डेटा शेयर सेशन में जो रिकॉर्ड कर रहा था कस्टमर ऑब्जेक्ट बॉट, वो वेरिएबल में ले लिया। जैसे कस्टमर ऑब्जेक्ट की ये मैंने वेरिएबल में ले लिया। ठीक है। तो मैंने भी कस्टमर ऑब्जेक्ट की वेरिएबल का नाम भी डाल दिया है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कोई भी वेरिएबल वेरिएबल डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। तो अब ये कस्टमर ऑब्जेक्ट में से ये मैंने एक फॉर लूप चला दिया, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है उसको थोड़ा रिप्लेस करना था, क्योंकि कस्ट एंड यूज़र को ये सब चीज़ समझ में नहीं आया, कस्ट नेम और ये प्राइस अंडरस्कोर यूनिट, मतलब दिस ये नॉमनक्लेचर एंड यूज़र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एंड यूज़र को प्रॉपरली क्लीन एक डेटा, मतलब लेबलिंग चाहिए होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कोड मेरा बड़ा बन गया है, बट आप अपने केस में उसको अपनी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये सिर्फ ये जो लूप चला है वो सिर्फ वो क्या कहते हैं लेबल को ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। और इसी लूप में ही मैंने एक किया ये कि मेरे को बार बार इस तरह से कोड ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं लूप में ही जो की और वैल्यू का जो पेयर्स के हिसाब से मैंने एक ही ये 3 लाइन का बस मैंने कोड लिखा है, जिसमें ये जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जा रहा है रैपर क्लास में। रैपर क्या है, वो जो आपका फॉर्म खुल रहा है उस फॉर्म का नाम रैपर है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये बेसिकली रैपर ये है। ये देखिए रैपर, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा रैपर, div डॉट रैपर लिखा हुआ है जहाँ बगल में। तो जो ब्लू ब्लू सेक्शन है वो रैपर है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो क्लास है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी माउंटेन जिप लाइन, तो ये कस्टमर ऑब्जेक्ट को ही आइटरेट कर रहा है। और किसकी अगर कस्टमर ऑब्जेक्ट को में जितने भी की है, उतने बार वो आइटरेशन पास हुआ, और उसी के हिसाब से उसमें जितने लेबल हैं वो बन गए मेरा, ये जो ब्लू ब्लू है वो लेबल बन गए। और जो उसके वैल्यूज़ हैं, ये स्पैन में जो आपको दिख रहा है ये सभी, वो उसके वैल्यू बन गए उस लेबल के। तो इसको मैंने इस कोड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको लूप में ही अपेंड करवा दिया। आप ऐसे भी करा सकते हैं, बट आप ये सोचिए कि इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप उसको इस मतलब मैनुअली आप करते तो आपको 5 से 6 लाइन कोड लिखने पड़ते, जो कि मैं 3 लाइन में ही लूप के थ्रू मैं 3 लाइन में ही कर दिया। सो
इसलिए मैंने इसको लूप का ये भी यूज़ है। अच्छा, अब दूसरा ये है कूपन कोड का। अगर आप कूपन कोड लगाना चाहते हैं तो आप ये सब लिख सकते हैं, बाकी उतना ये ज़रूरी नहीं है कूपन के लिए। इसको स्किप मैं करता हूँ। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो हमारा है इंटीग्रेशन वाला पार्ट। अब ये देखिए, हम मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म लिया। मैंने इसी रैपर में फॉर्म का एक डॉम यूज़ किया है। इस डॉम के अंदर में मैंने कस्टमर के नेम, ये देखिए, ये जो है इनपुट है। तो इसमें क्या है, ये सारे कस्टमर का नेम हो गया इस वाले में, इनपुट में। इसमें उस एक्टिविटी की प्राइस है। इसे मैंने सबको हाइड करके रखा है, ये दिखेगा नहीं यूज़र को। ये देखिए कि मैंने हाइड एलिमेंट का क्लास लगा रखा है, जिसको मैंने सीएसएस में डिफाइन किया हुआ है कि डिस्प्ले नन करके है। तो ये दिखेगा नहीं। कस्टमर को दिखेगा क्या, सिर्फ ये वाला पे प्राइस, क्योंकि मैंने इस वाले इन बटन को मैंने हाइड क्लास नहीं लगाया है। तो आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, तो आप ये जो देख पा रहे हैं पे नाउ, ये यहाँ से आ रहा है, पे प्राइस वाले वैल्यू से। बाकी सारे इनपुट हिडन है। और ये जो दिख रहा है, ये सारे ये नहीं है इनपुट का, तो टेक्स्ट फॉर्म दिखता है, जबकि ये लेबल है। तो ये आप इसको मत समझिए कि ये वाले यहाँ दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं यहाँ से, जो अपना ये जो रैपर में जो अपेंड हो रहा है, ये इसकी वजह से ये सारे आपको लेबल और वैल्यू के पेयर में सारे डेटा दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म है, वो ये आप ये सोचिए, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है, वो सिर्फ इतना ही है, जो पे रुपीज 31359 है। और बाकी सब चीज़ें हिडन है, सिर्फ यही एक बटन दिख रहा है। दूसरा, अब हमने क्या किया कि इफ, अब बुकली में एक दो चीज़ें हैं। अ, हाँ, अब अगर इस पे क्लिक हुआ, ठीक है, अभी इस पे ये इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो फंक्शंस है, इसमें हुआ क्या कि अगर आई विल पे लोकली है, यहाँ पे लिखा, अगर कहीं दिखा है कि आई विल पे लोकली, तो उसको हमने क्या किया है, डिस्प्ले नन कर दिया है। आई विल पे लोकली को डिस्प्ले नन कर दिया है, अगर लेबल कंटेंस आई विल पे लोकली। उसके बाद फिर हमने डेस्क और मॉब को दोनों को चला दिया है, अगर डेस्कटॉप है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप को पहले लोड कर रहा हूँ, फिर उसको मॉब में मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिज़ाइंस जो है डेस्कटॉप में ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। तो उसको जस्ट मोबाइल व्यू में जब कन्वर्ट करता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं डेस्कटॉप की चीज़ें ले लेता हूँ, डेस्कटॉप में जो डिज़ाइन किया है। और उसके बाद में जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ यहाँ पे चीज़ें मॉडिफाई किया सकते हैं, उसको मोबाइल में, मोबाइल वाले सीएसएस में डाल दिया हूँ। तो इससे क्या, मेरा कोड थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो मेरे को डेस्कटॉप के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता, फिर वही चीज़ रिपीट होता मोबाइल के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मोबाइल के इसमें डेस्क को भी कॉल कर लिया और मोबाइल को भी कॉल कर लिया, और डेस्कटॉप वाले से मैंने डेस्क को ही कॉल किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ, फिर पे नंबर पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे, हमने टारगेट क्या ले रखा है, मैं ब्लैंक ले रखा है। ठीक है। और मेथड क्या रखा है, पोस्ट ले रखा है। और एक्शन क्या होगा, तो एक्शन ये है, एक्शन क्या है, जो भी आपका वेबकिट है, वेबकिट में आप पोस्ट डालते ही है, वो मेथड के डालने के बाद में एक्शन में जो भी अपना पेमेंट का जो वेबकिट है पीएचपी का, वो डालते हैं। तो उसी को मैंने डाल रखा है इस फॉर्म में। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो वैसे ही मेरा फॉर्म ओपन हो जाता है। फोन फॉर्म ओपन हुआ, फिर यहाँ पे आप पेमेंट करके जब आप वापस जब वहाँ पे जाएंगे, अ, आपका जो बुकली है, फिर आपका ऑटोमेटिकली अगर सक्सेस होता है, तो अगर आपका सक्सेस हुआ, तो आपका पेमेंट स्टेटस में चल जाएगा सक्सेस। ठीक है। और ये पेमेंट स्टेटस जब सक्सेस होता है, तो क्योंकि अब ये लोकल स्टोरेज में सेव है, तो आपके पूरे डोमेन में अगर कोई भी पेज है जिसमें सेट इंटरवल चल रहा है, तो वो जो बॉट है वो रियल टाइम
इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो जो हमारा पेमेंट वेट बॉट है, जो कि इस स्टेज पर था हमारा, जब प्रॉम्प्ट हुआ था हमारा पेमेंट प्रीव्यू, तो वो एक ये देखिए, वो हर एक 1 मिली सेकेंड्स पे वो चल रहा है। तो कि 1 मिली सेकेंड में क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है क्या ये कौन से स्टेज पर है, ये हमारा पुकली पर ही इंटीग्रेटेड है ये वाला, ये वेट कर रहा है, ये चेक कर रहा है लोकल स्टोरेज की वेरिएबल क्या है इस वक्त, क्या सक्सेस है। सक्सेस हो गया तो बुक नाउ पे क्लिक कर देगा। बुक नाउ पे क्या है, वो आपका जो बुकली नेक्स्ट स्टेप है, बुकली नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे उस वक्त वैल्यू हो गई है आई विल पे लोकली, हमने डिस्प्ले रन कर रखा है। और वहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लास्ट स्टेप है, जहाँ से आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है। तो जैसे ही उसको सक्सेस मिला, वहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेप क्लिक कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट सक्सेस हो जाएगा। जैसे आपका अपॉइंटमेंट सक्सेस हुआ, आप हमारी यहाँ पे बुकली और इंस्टामोजो का जो इंटीग्रेशन जर्नी है, जो स्टिचिंग हमने आर्किटेक्चर में बात की थी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा, कोड के थ्रू हमारी आपको पूरी जर्नी समझ में आई होगी। ये कोड आपको हमारे scriptoverflow.com पे मिल जाएगा रेफरेंस के लिए, और आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको थोड़ा समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसको आपको समझ में आएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।